हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैं आपको बताता था कि हमारा यूनिट 3.1 चल रहा था। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देखा आज के टॉपिक में। हमने पहले देखा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे थे, क्या इंप्रूवमेंट लाया हमने। फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट था। टाइम मैनेजमेंट को क्यों जरूरत पड़ती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे होते तो आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, कैसे आप अपने आप के अंदर स्किल्स पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ये सारी चीजें थी। अब हमारा जो है यूनिट 3.1 जिसमें पार्ट 3 जो आज का टॉपिक है, जो कि आपका रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक टेली कम्युनिकेशन स्किल्स। टेली कम्युनिकेशन स्किल्स। Without visual contact, to create a favorable impression, the telephone necessitates that you rely solely on your speaking skills. On the phone, the way you are perceived is determined entirely through your voice and choice of words. टेलीकम्युनिकेशन स्किल एक इम्पॉर्टेंट स्किल इसलिए होता है जिसमें आप किसी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आप चीज़ों को विजुलाइज नहीं करते हैं। जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, तो उस समय में आप चीज़ों को देख नहीं सकते। बस आप एक तो पता है कि दो कम्युनिकेटर हैं आपके सामने, सेंडर रिसीवर, जिसमें क्या होता है सिर्फ एक आपके पास टेलीकम्युनिकेट मतलब फोन पे बात हो रही है। उस बीच में आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब आप उससे बात कर रहे हैं तो आपके जैसे आपके रिजल्ट कैसा रहा, मतलब आपने जैसे किसी को कम्युनिकेट करा तो आपने जैसे आपने किसी को सेंड किया कोई भी मैसेज, तो उस तक कैसे पहुंचा, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है रिसीवर तक, या रिसीवर ने आपको कोई फीडबैक दिया तो आपको उससे समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, तो आपका टेलीकम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर होता है। अब इसमें जैसे कुछ ध्यान रखने की चीजें होती हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे स्पीक क्लियरली, स्पष्ट रूप से बात करें। स्पीक क्लियरली मतलब जब आप बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन ऑन टेलीफोन, तो आप ध्यान रखें कि जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आप उसको समझा सके और क्लियर बोले। नेक्स्ट है स्पीक विद एनर्जी। अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं कि आप लेजीनेस दिखा रहे हैं, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट है कि आप उससे बात करते टाइम एनर्जेटिक रहें। आपके अंदर अगर ऊर्जा होगी तो आपके ऑब्वियसली वर्ड्स वगैरह भी क्लियर रहेंगे और चीजों को अंडरस्टैंडिंग समझ में भी आएगी जल्दी। स्माइल विद योर वॉइस, बीच बीच में कोशिश करें कि आप जब बात कर रहे हैं तो अपनी तरफ से एक छोटा सा स्माइल दें, ताकि उससे क्या होता है कि हाँ वो अगर आपको समझ रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, तो किसी तरह का वहां पे कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा और आप उनको बोरिंग भी नहीं लग रहा होगा। लिसन अटेंटिवली, अपनी बातों को ध्यान से सुने और अपनी बातों को उन तक अच्छे से पहुंचाएं। अगर मतलब बात हो रही है, मतलब अगर रिसीवर ने आपको कोई मैसेज दिया है थ्रू द टेलीफोन, तो आप उनकी बातों को अटेंटिवली मतलब ध्यान से सुने कि वो क्या कह रहे हैं, जिससे क्या होता है कि रिसीवर भी समझ सकता है कि हाँ मेरे सामने जो बात करने वाला जो पर्सन है वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है। स्टे फोकस्ड, स्टे फोकस्ड मतलब अपनी जो भी बात हो रही है उस पर फोकस रखें। अगर रिसीवर ने कोई क्वेश्चन किया, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसकी बातों को बीच में रोके और पूछे कि इससे क्या मतलब क्या है। मतलब कभी क्या होता है कि आप जैसे बात कर रहे होते हैं, बीच बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे आपको समझ में नहीं आता है कि क्या मतलब है इसका, तो आप स्टे फोकस, उस समय पे आप ध्यान रखें कि आपकी जो बातें हैं उस पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं कि नहीं। अब जैसे हमारा ये पॉइंट था टेलीकम्युनिकेशन स्किल्स में कि हमें ध्यान रखने वाली चीजें जो थी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कि हम कैसे बात करते हैं, स्पीक क्लियर रखना चाहिए, अपनी बातों को स्पष्ट बताएं, एनर्जेटिक रहे, अंदर से ऊर्जा रहे आपके अंदर, स्माइल दे बीच बीच में अगर बात करते टाइम उससे, उसकी बातों को, रिसीवर की बातों को ध्यान से सुने, स्टे फोकस, अपनी बातों के ऊपर पूरी तरह से फोकस रहे। इन आपकी जो बेसिक 5 चीजें जो है, इन सबको को इम्प्लीमेंट करने से आपकी टेलीकम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। अगर आप इन 5 चीजों को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव रहती है। अब जो आपका पॉइंट है वो है नेक्स्ट पॉइंट, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट आज के टाइम पर मनी मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसा सबके पास है, ठीक है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
Money management is the process of managing money which includes investment, budgeting, banking and taxes. It is also called investment management. इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इसको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आज के टाइम पे पैसा है, लेकिन हम उसको कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे हम उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करें जिससे आपका आउटपुट अच्छा रहे। This is the making of every financial transaction to be worth the expensive. जैसे avoid any snob appealing expensive, always go for the most cost effective alternative, increase expenses more on interest bearing than any other thing, establish the expected benefits of every desired expenses. मतलब कोशिश ये करें, पहला पॉइंट जैसे था avoid any snob appealing, किसी भी तरह की चीजों से खरीदने से पहले सोचे, ध्यान में लाए कि वो चीज मेरे लिए बेनिफिट देगी या नहीं देगी, बेफिजूल का खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से अपनी एक्सपेंसेस पर खर्चों को कम करने की कोशिश करें, एक्सपेंस ज़्यादा ना बढ़ाएं और चीज़ों की वैल्यू दें। जो भी आपने, अगर आपने जो चीज़ प्रोडक्ट वगैरह जो भी खरीद रहे हैं तो उसको आप वैल्यू दें कि हाँ मुझे इस चीज़ को खरीदा है तो मुझे इसको कितना वैल्यू देना है, वेस्ट नहीं करना। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का मनी मैनेजमेंट का प्रयोग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में किया जाता है। इसकी मदद से उन सवालों के जवाब को ढूंढा या पाया जा सकता है जो उन प्रश्नों को जवाब देती है जो किसी कार्य की अनिश्चितता बनी हो तथा उस पर इन्वेस्ट करना कितना जोखिम भरा रहेगा। आज के टाइम पे हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन हम उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे हमें किस बिजनेस में कितना पैसा लगाना है, ये भी ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं। क्योंकि क्या होता है टाइम टू टाइम के बाद एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि आपको पता है कि मुझे इस बिजनेस में मेरा लॉस हो रहा है, तो आपको एक नॉर्मल से जो भी आपकी छोटी मनी होती है, छोटी राशि होती है, उतना ही आप उसको इन्वेस्ट करें जिससे आपको कभी लॉस का भी इफेक्ट पता ना चले। एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है एथिकल प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, जैसे एथिकल या धार्मिक सिद्धांत का प्रयोग भी मनी मैनेजमेंट को नियंत्रित करता है या उसको निर्देशित करता है। कई धर्म के लोग मौजूद कानून के प्रयोग करते ताकि किसी भी तरह का कोई वसूली की जा सके, इसमें उत्थान का कोई प्रयोग ना किया जा सके। ठीक है, तो हमने जो देखा कि मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, एथिकल प्रिंसिपल्स, इन चीजों का भी आपका कम्युनिकेशन स्किल पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन जब जॉब करते हैं तो आपके पास किस तरह से पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना आपको पैसों कैसे मैनेज करना है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना है, आपका पैसा लॉस में ना जाए। एथिकल प्रिंसिपल्स, आपको याद रखने वाली चीज होती है कि आपने किसी ना किसी एक सिद्धांत पर काम करना जरूरी है। अगर आप एक सिद्धांत मतलब किसी प्रिंसिपल्स पर लेकर के वर्क कर रहे हैं तो आपका ये सारा का सारा कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में हम जानते हैं क्या होता है। एवरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फेसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क वेदर इट इज एंश्योरिंग द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ देयर वॉलंटियर्स। सभी लगभग ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, निश्चित मात्रा में ऑब्वियसली किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो आपको पता है कि वहां पर आपके सामने रिस्क भी है। ऐसा नहीं है विदाउट रिस्क आप किसी भी चीज को अटेंड नहीं कर सकते, किसी भी काम में करने से पहले आपको पता है कि रिस्क भी है सामने। तो इसीलिए इसमें आपको क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब आप जॉब करते हैं आपके सामने रिस्क का भी इफेक्ट रहता ही है। तो रिस्क क्या है, रिस्क इज वर्चुअली एनीथिंग दैट थ्रेटन्स और लिमिट द एबिलिटी ऑफ कम्युनिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बात हो रही है रिस्क एक आभासी वस्तु होती है जो किसी कम्युनिटी या संस्था में कंपनी के नियत उद्देश्य को हासिल करने में भी अवरोधक होती है, मतलब उसको रोकती है। यह एक अनापेक्षित एवं बिन बुलाए घटना होती है। ऑब्वियसली किसी को पता नहीं रहता कि आपके सामने किस कंपनी में आप अगर जॉब कर रहे हैं तो पता नहीं कि वो कंपनी आपके सामने कितने टाइम तक चलती है, तो उसके सामने भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। अब रिस्क भी दो टाइप के होते हैं हमारे, रिस्क हमारे दो तरह के होते हैं। रिस्क के जो फैक्टर हैं
दो हैं, एक होता है हमारा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क, एक होता है जेनेरिक रिस्क। पहला जो है वो है जेनेरिक रिस्क, नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। जेनेरिक और प्रोजेक्ट रिस्क दो तरह के रिस्क होते हैं। जेनेरिक रिस्क क्या होता है? दिस इज वेरी काइंड ऑफ रिस्क व्हिच इज माउंटेड on the manipulated at normal level while any transaction or deal in a business. A risk takes place where you are about to invest a capital to start a business, purchase some shares or of a company. ये भी एक जोखिम भरा रिस्क होता है जिसमें आपका क्या होता है, किसी भी कार्य को काम करने के अंजाम देने के लिए आप साधारण स्तर के जोखिम लेने के तैयार हो सकते हैं। जैसे किसी छोटी पूंजी से छोटा व्यापार प्रारंभ करना। सपोज आप एक छोटी सी कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं, ज्यादा बड़े लेवल की नहीं है, जहां पर आपको पता है कि मुझे उस कंपनी के लिए छोटा सा प्रोडक्ट अगर आपका लॉन्च करना है तो मुझे उसमें कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये क्या होता है, जेनेरिक रिस्क कहता है, जहां पर आपका अगर लॉस भी होता है तो आपका कोई इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे क्या होता है कि आपने जो भी अगर आपने यहाँ पे अपना जो भी इन्वेस्टमेंट दिया है, जो भी पैसा किया है, जो भी आपने यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट किया है, तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि छोटे से होती है। इसके फर्दर हम बात करें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। This is also a kind of risk. ये भी एक तरह का रिस्क ही है, which is manipulated at goal-oriented planned job. Risk are we know that the management function or terms which is counted while establishing a special kind of project or plan. ये भी एक प्रकार का रिस्क है जिसमें आपको किसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए किसी विशेष प्रकार के जोखिम के लिए भी तैयार रहना होता है। आपको पता है कि आपके सामने अगर एक प्रोडक्ट है तो आपके साथ साथ उसके रिस्क फैक्टर भी हैं। जब किसी विशेष कार्य को करने के लिए संसाधन हो, ऐसे कार्य अति विशेष को करने के लिए हम विशेष ट्रेनिंग के अलावा किसी कर्मचारी की आवश्यकता होती है। इसको हम पहली बात तो पर्टिकुलर हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते, एक इसके लिए आपको टीम की जरूरत पड़ती है क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है तो आपके पास ऑब्वियसली इसमें बड़े लेवल का वर्क होता है। ये होता है हाई लेवल पे वर्क होता है, इसमें मतलब आप एक बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है जिसमें आपके सामने टीम प्लेयर होते हैं जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क रखते हैं अपना। हालांकि इसमें रिस्क है, इसमें भी आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एक बड़े लेवल पे जाती है। तो हमने देखा कि दो तरह के हमारे पास रिस्क थे, एक था आपका जेनेरिक रिस्क और एक था आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। जेनेरिक रिस्क मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है छोटे लेवल पे चलता है, और प्रोजेक्ट मतलब इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक टीम के साथ रहना पड़ता है जिसमें आपके इस पे भी आपके रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली प्ले करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें रिस्क फैक्टर के बाद वो है आपका प्लानिंग। प्लानिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर आप किसी भी लेवल पर जॉब कर रहे हैं तो आपके सामने पहले तो प्लानिंग फैक्टर होना जरूरी है। प्लानिंग फैक्टर से क्या होता है, आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने कोई अपनी तरफ से कोई भी जॉब कर रहे हैं तो पता है कि मुझे उसको वन बाय वन कैसे कैटेगराइज करके उसको इंप्लीमेंट करना है। किसी भी बड़े लेवल के प्रोजेक्ट को आपको प्लान बना करके चलना पड़ता है जिसमें आपको एक वैसे मैंने बताया कि एक ट्री वगैरह के फॉर्म में चलना है कि आपको जैसे पता है ट्री में भी कई सारी शाखाएं होती हैं, ऐसी आपको प्लान करना है कि मुझे उस बड़े लेवल के काम को कैसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है जिससे आपको चीजों को इजीली समझ में भी आए। तो प्लान, उसके लिए आपको पहले तो प्लानिंग इंप्लीमेंट करना जरूरी है। Planning is the primary function of management and occupies the first position in the management process. Is the starting point of the whole management process as other management function. Planning management का प्राइमरी का एक फंक्शन होता है जिसके अंतर्गत किसी भी कार्य को भविष्य में करने के लिए अभी से प्लान करने की ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है। तो हमें जैसे कि बताया कि प्लानिंग क्यों आपको कहाँ इंप्लीमेंट करना होता है। जैसे सबसे पहले तो बात करूं कि प्लानिंग कैसे करनी चाहिए आपको। Classifying the problem, determining the objects, collecting complete information and data. किसी भी प्लानिंग को करने से पहले आपके पास किसी भी डेटा का पूरी तरह से कलेक्शन होना चाहिए जिससे आपको पता है कि मुझे उसमें कौन से डेटा कहाँ यूज करना है।
फिर आपको क्लासिफाई द प्रॉब्लम्स, जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स है तो उसको आपको समझना है। तो जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम्स, फिर आपका हो चाहिए डेटा का कलेक्शन, डेटा कलेक्शन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके डेटा कलेक्शन होता है और आपके पास प्रॉब्लम को भी उसको कैसे क्लासिफाई करना है, इनसे क्या होता है प्लानिंग बेटर कंडीशन में निकल करके आती है। ठीक है, तो प्लानिंग में जैसे आपको जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर प्लानिंग का एक रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ठीक है, तो हमारा जो था यूनिट 3.1 में पार्ट 3 में जो आपको आज देखा कि हमने कि कैसे हमने अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे किया, रिस्क फैक्टर हमारे कितने टाइप के थे, जेनरिक रिस्क, स्पेसिफिक, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क, फिर प्लानिंग। ठीक है, तो आपका जो था यूनिट 3.1 कंप्लीट होता है यहाँ पर। ओके, थैंक यू एवरीवन।